Mixed। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटर। हम ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आइगन वैल्यूज़ क्या है और आइगन वेक्टर्स किसे कहते हैं। अ स्टेट वेक्टर साई, या आप ये कह सकते हो कैट ऑफ साई। साई आपको पता क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, कहाँ लिया हुआ है, कैट में। ठीक है, कैट ली हुई है किसकी, वेव फंक्शन साई की। इज सेड टू बी आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर हो सकता है। और आइगन कैट, हम इसको आइगन कैट भी कह सकते हैं। और आइगन स्टेट ऑफ एन ऑपरेटर ए, या ऑपरेटर ए की आइगन स्टेट भी कह सकते हैं। ये जो आपके पास है ये वेव स्टेट वेक्टर जो है, इसको आप आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं, आइगन कैट भी कह सकते हैं, आइगन स्टेट भी कह सकते हैं। किसकी, ऑपरेटर ए की। व्हेन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर ए टू साई, जब ऑपरेटर ए इस स्टेट वेक्टर पर अप्लाई होगा तो ये क्या हमें रिज़ल्ट देगा। देखें, ये आपके पास स्टेट वेक्टर था, इस पर आपने ऑपरेटर लगाया तो क्या हुआ। आपको पता है कि जब ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे एक्ट करता है तो उसको किसी और जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अगर कैट है तो किसी और कैट में कन्वर्ट कर देगा, ब्रा है तो किसी और में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, कि ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं और आइगन वेक्टर्स क्या होती हैं। तो देखिए, जब ऑपरेटर एक इस स्टेट वेक्टर पर अप्लाई होगा तो ये क्या देगा, स्टेट वेक्टर आपका एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन आपको ऑपरेटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी कांस्टेंट में। और वो जो कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू कहलाएगी किसकी, उसी ऑपरेटर की। तो देखिए, ऑपरेटर ए किस में कन्वर्ट हो गया, ए में। अब यहाँ ए आपके पास जो है वो आइगन वैल्यू है किसकी, ऑपरेटर ए की। तो हमने ये कहा है ना कि इस आर्टिकल में हमने क्या देखना है, हमने ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ ए आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जिसको आप कहेंगे आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कंसीडर ऑपरेटर ए ले लेते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, और स्टेट वेक्टर की वैल्यू ले लेते हैं साइन 2x। अब इस इक्वेशन में ए की और साई की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर की जगह पुट करेंगे, ऑपरेटर ए की जगह हम पुट करेंगे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साई की जगह पुट करेंगे साइन 2x। इसी तरह बेटा ये ए जो है आइगन वैल्यू है, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। एक्चुअली हमें आइगन वैल्यू जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ए हमें पता है कि ये ऑपरेटर ए की आइगन वैल्यू है। अब हमें इस आइगन वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ भी जो स्टेट फंक्शन है उसकी जगह साइन 2x पुट कर दें। देखिए, यहाँ साइन 2x का आपने क्या लेना है, डबल डेरिवेटिव देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो साइन किसके इक्वल आ गया, कोस 2x के। ठीक है, फिर 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया। तो फर्स्ट टाइम आपके पास डेरिवेटिव आया 2 कोस 2x। ठीक है, फिर अगेन डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 2x, और अगेन आपने 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया। तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, तो -4 साइन 2x आ गया। मतलब साइन 2x का डबल डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन 2x, और यहाँ साइन 2x जो है वो एज इट इज़। बेटा ये साइन 2x इस साइन 2x के साथ कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो ये आइगन वैल्यू की आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। Hence a is equal to -4 is eigenvalue correspond to the eigenvector sin 2x।
अगर आपके पास आइगन वेक्टर, देखिए ना ये आपके पास स्टेट वेक्टर था ना, तो आप इसको कह सकते हो ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। आइगन वेक्टर आपने क्या लिया, sin 2x, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आई, -4। -4 आपके पास आइगन वेक्टर sin 2x की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। ये जो आपके पास जिसको स्टेट वेक्टर कह रहे हो ना, ये आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर है। क्या है, आइगन वेक्टर है। और जो ए है, स्मॉल ए, ये आपके पास आइगन वैल्यू है, और ये ए आपके पास क्या है, ऑपरेटर। इस तरह ये आइगन वेक्टर जो था sin 2x, इसकी आइगन वैल्यू आ गई -4, और ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है ऑपरेटर। अब ज़रा हम आइगन फंक्शंस जो हैं उनकी ऑर्थोगोनल सेट चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ ऑर्थोगोनल कब होगी और ऑर्थोनॉर्मल कब होगी। ऑर्थोगोनल का आपको मतलब पता है, अगर बेसिस डिफरेंट है तो वो ऑर्थोगोनल होगी। बेसिस का मतलब क्या है, लाइक साई एम और साई एन, यहाँ एम और एन जो है वो बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों साई एन या दोनों साई एम होती तो बेटा वो ऑर्थोनॉर्मल होती, लेकिन अगर एक आपके पास जो है बेस एम है और दूसरी एन है तो ये ऑर्थोगोनल होगी। और आपको पता है कि अगर ऑर्थोगोनल बेसिस हो तो आंसर जो है वो 0 आएगा, और ऑर्थोनॉर्मल के लिए आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए 2 आइगन फंक्शन साई एन एंड साई एम, हमने 2 आइगन फंक्शंस ले लिए हैं। फर्स्ट फंक्शन लिया साई एन और दूसरा ले लिया साई एम। जो फर्स्ट आइगन फंक्शन है उसकी बेस एन है और दूसरे की बेस क्या है, एम। आर सेट ऑर्थोगोनल होंगे कब, अगर n जो है वो m के इक्वल ना आए। अगर n और m इक्वल नहीं होंगे तो डेफिनेटली इनका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी करवाई है और ऑर्थोनॉर्मल की भी करवाई है। तो देखिए यहाँ n और m इक्वल नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसकी बेस क्या होगी, n, इसकी बेस क्या होगी, n, और देखिए इसकी बेस क्या है, n, और इसकी बेस क्या है, m। ये साई n की ब्रा है और ये साई m की कैट है, तो ये किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल। कब, जब n नॉट इज़ इक्वल टू m। तो बेटा जब बेसिस सेम नहीं होगी, जब बेसिस सेम नहीं होगी तो आंसर क्या इनका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा देखें n नॉट इज़ इक्वल टू m, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई n। देखिए इसकी क्या है, इस साई n की ब्रा है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब आप किसी फंक्शन को ब्रा से बाहर ले जाते हो तो आप उसका क्या लेते हो, कॉन्जुगेट लेते हो। तो बेटा क्या आएगा, साई n का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट, साई एन का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट, और साई एम जो है वो एज इट इज़, क्योंकि ये कैट है, और साथ डी टॉर्क आ जाएगा। आपको पता है जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो आप जो है वो डेरिवेटिव का फंक्शन जो है साथ लाजमी लेते हो। तो ये 0 के इक्वल कब होगा, जब n जो है वो m के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपने जनरल फॉर्म लिखी और ये आपने इसको इंटीग्रल की फॉर्म में बता दिया। चलें, ये आपके पास थी ऑर्थोगोनल कंडीशन। अब आपने ऑर्थोनॉर्मल लेनी है, तो ये तो अभी तक ऑर्थोगोनल ही चल रही है। हम ऑर्थोनॉर्मल में देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो बेटा देखिए ऑर्थोनॉर्मल कब होगी, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, n जो है वो m के इक्वल आ जाए, ठीक है। व्हेन ईच फंक्शन इज़ आल्सो नॉर्मलाइज, जब आप उसको फंक्शन नॉर्मलाइज होंगे तब ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन जो है वो लगेगी। तो वो तब क्या होगा, अगर हम यही वाले 2 आइगन फंक्शंस ले लेते हैं, साई n और साई m, ये 1 के इक्वल आएंगे कब, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, m। तो देखिए बेटा ये भी अगर m हो जाए और ये तो ऑलरेडी m है, तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेम बेसिस होंगी तो आंसर 1 आता है, डिफरेंट बेसिस होंगी तो आंसर क्या आता है, 0। अगर आंसर 1 आ रहा है तो वो ऑर्थोनॉर्मल है, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल है। तो इसी को हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई n है, तो बेटा इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट साई m एज इट इज़, डी टॉर्क इज़ इक्वल टू 1, कब, जब n की वैल्यू होगी, n किसके इक्वल आएगा, m के। तो यहाँ भी n की जगह बेटा आप m लगा दें, तो m और m का कॉन्जुगेट, इसका मोड का स्क्वायर बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कैसे, 2 आपने ले लिए हैं, आइगन फंक्शंस ले लिए हैं, डिफरेंट बेसिस के हैं, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह लिखा, और ये किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा एम एन के, ठीक है, सिग्मा या डेल्टा एम एन के इक्वल आ रहा है। तो अगर एम एन 0 के इक्वल ही होगा, मतलब ये चीज़ जो है वो 0 के इक्वल होगी, कब,
जब n जो है नॉट इक्वल टू m, मतलब ऑर्थोगोनल कंडीशन लग रही है। और ये जो आपके पास डेल्टा एम एन जो है वो 1 के इक्वल होगा कब, अगर n जो है वो इक्वल आ जाए m के, मतलब ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस थी आइगन फंक्शंस के लिए। अब बेटा हम ज़रा देखते हैं कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। हम आइगन फंक्शंस का कंप्लीट सेट देखते हैं कि कंप्लीट सेट क्या है। द सेट ऑफ आइगन फंक्शंस इज सेट टू बी कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। ठीक है, आइगन फंक्शंस का सेट जो है वो कंप्लीट सेट होगा आइगन फंक्शंस का कब, इफ़ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे लिखें, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, देखिए आपके पास एक स्टेट वेक्टर है, वो किसके इक्वल आएगा, a1 psi1 a2 psi2 a3 psi, तो सो ऑन। अगर हम इसको इस तरह लिख सकें समीशन की फॉर्म में, n की वैल्यू 0 मतलब 0 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक, और a n इंटू साई n आ जाए, मतलब एक दफ़ा अगर n की वैल्यू 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, फिर 1 2 3 सो ऑन। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम आइगन फंक्शंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट सेट होगा आइगन फंक्शंस का। और अगर हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते तो ये आइगन फंक्शंस का कंप्लीट सेट नहीं होगा। फिर उसके बाद है बेटा नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ और डीजनरेट आइगन वैल्यूज़। तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन डीजनरेट में क्या आता है और डीजनरेट में क्या आता है। द आइगन वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। नॉन डीजनरेट का मतलब क्या है कि वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकती। इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी आइगन वैल्यू। ठीक है, कह रहा है कि एक आइगन मतलब आइगन फंक्शन जो है उसकी एक ही आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, एक आइगन फंक्शन की एक ही आइगन वैल्यू होगी, या आप ये कह सकते हो कि एक आइगन वैल्यू का एक ही आइगन फंक्शन होगा। एक आइगन वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा आइगन फंक्शन नहीं रख सकती। बेटा समझ रहे ना मेरी बात, मतलब अगर एक आपके पास आइगन वैल्यू सपोज 2 है और वो आ रही है साइन 2x की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, तो बेटा ये सिर्फ साइन 2x के लिए ही 2 होगी और किसी फंक्शन के लिए 2 नहीं हो सकती। तो अगर इस तरह है कि आइगन वैल्यू जो है वो सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन की वैल्यू बन रही है, मतलब सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन ऐसा है जिसकी आइगन वैल्यू 2 आ रही है, तो ये कहलाएगी नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक आइगन वैल्यू के एक से ज़्यादा आइगन फंक्शंस हो, मतलब 3-4 फंक्शंस आपने लिए और तीनों चारों की आइगन वैल्यू जो है वो 2 या 4 आ रही है, तो इसका मतलब है ये डीजनरेट आइगन वैल्यूज़ हैं। तो देखिए ज़रा, द आइगन वैल्यू इज़ कॉल्ड नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी आइगन वैल्यू। ठीक है, हर आइगन वैल्यू का सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन होगा, मतलब एक ही आइगन फंक्शन होगा जिसकी आइगन वैल्यू जो है जो दी गई है वो सिर्फ उसी की आइगन वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा फंक्शंस की वो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये कहलाएगी नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू इक्वेशन। जैसे ए ऑपरेटर साई, इसकी आइगन वैल्यू क्या है ए। ठीक है, ये जो आइगन वैल्यू वो सिर्फ इसी ऑपरेटर ए के लिए होगी, ऑपरेटर बी के लिए ये ए नहीं हो सकती। ठीक है, तो डीजनरेट में क्या आएगा, द आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डीजनरेट आइगन वैल्यू इफ देयर इज ओनली वन आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइगन वैल्यू जो है वो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस की वैल्यू हो सकती है, मतलब 2 आइगन फंक्शंस जो है वो सेम आइगन वैल्यू रख सकते हैं। तो ज़रा इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए डी वही ऊपर वाली चीज़ लेते हैं, डी स्क्वायर डी एक्स फिर साइन 2x का, मतलब साइन आपके पास डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर एक ही वैल्यू है, और साइन 2x आपके पास क्या है, आइगन फंक्शन है। ठीक है, तो इसको ज़रा आपने एक्सपेंड किया तो ये देखिए, इसको आप पीछे आपने इसको सॉल्व बच्चे किया था, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लें फिर सेकंड डेरिवेटिव लें तो आपके पास आएगा -4 sin 2x। ठीक है, क्या आएगा, -4 sin 2x। तो यहाँ -4 क्या है, आपके पास आइगन वैल्यू है। इसी तरह अगर आप वेव फंक्शन या जो आइगन फंक्शन ले cos 2x, तो बेटा उसका भी डेरिवेटिव ले तो आपके पास उसका भी आएगा -4 cos 2x, मतलब ये ऊपर sin 2x रहेगा, नीचे cos 2x। लेकिन देखिए यहाँ आपको पता है ये 4 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए sin 2x आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर है, और ये भी cos 2x भी आइगन वेक्टर। देखिए 2 डिफरेंट
आइगन वेक्टर्स हैं या टू डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों की जो है वो आइगन वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, ठीक है ना, दोनों की आइगन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो उसने ये कहा है कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइगन वैल्यू एक होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, लेकिन वो दो आइगन फंक्शंस की में पे डिपेंड कर रही होगी, मतलब कॉरस्पॉन्ड मतलब टू आइगन फंक्शन जो है वो सेम जो है वो आइगन वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। साइन टू एक्स एक डिफरेंट एक अलग वे फंक्शन है और कोस टू एक्स एक अलग आइगन फंक्शन, लेकिन देखिए दोनों की जो है आइगन वैल्यू जो है वो दोनों की -4 ही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक आइगन फंक्शन जो है वो एक आइगन वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा आइगन फंक्शन रख सकती है, तो इसे बोलते हैं डीजेनरेट आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू। उसके बाद है बेटा एन फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो इससे पता चल रहा है कि एक आइगन वैल्यू जो है वो बहुत सारे आइगन फंक्शंस के कॉरस्पॉन्ड हो सकती है, या आप ये कह सकते हो बहुत सारे जो आइगन फंक्शंस हैं उनकी जो आइगन वैल्यू है वो सेम हो सकती है। द आइगन वैल्यू इज कॉल्ड एन डीजेनरेट आइगन वैल्यू इफ देयर इज ओनली वन आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेटा अगेन यही चीज़ ले लेंगे, एक आइगन फंक्शन ले लें साइन टू एक्स, दूसरा ले लें कोस टू एक्स और तीसरा ले लें ई टू आई एक्स, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लिया तो वो किसके इक्वल आया, माइनस साइन टू एक्स के, इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो -4 कोस टू एक्स के, इसका डबल डेरिवेटिव लिया, आपको पता है कि ई रेज टू पावर 2 आयोटा एक्स ऐसे ही आ गया, लेकिन फिर बाद में आपने 2 एक्स की जो है वो किया इसको डेरिवेटिव लिया तो बच्चे आपके पास 2 आ गया, फिर दोबारा इसका लिया तो 4 आ गया, ठीक है, साथ आयोटा भी आएगा, ठीक है। आयोटा देखिए ना 2 आयोटा आ जाएगा, पहली दफ़ा 2 आयोटा आ जाएगा, दूसरी दफ़ा फिर 2 आयोटा आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएंगे, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है -1 के, तो यहाँ -4 आ जाएगा। तो देखें ये आइगन फंक्शन डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी मतलब तीनों एक जैसे नहीं है, लेकिन तीनों की आइगन वैल्यू क्या आ रही है, -4 -4 -4। तो इसका मतलब ये है कि एक आइगन वैल्यू जो है वो बहुत सारे आइगन फंक्शंस के कॉरस्पॉन्ड हो सकती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एन फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू। अब बेटा लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स देख लेते हैं। लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस क्या होगा बेटा, यहाँ ये है कि अगर एक आइगन फंक्शन दूसरे आइगन फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो तो वो कहलाता है डिपेंडेंट आइगन फंक्शन, ठीक है। तो हमने linearly independent set of eigenvectors देख लेते हैं। The set of eigenfunction in which any function of a given set cannot be expressed in terms of the other eigenfunction, ठीक है, एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो बेटा वो कहलाता है इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो कहलाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। चलिए ज़रा मैं क्लियर करती हूँ यहाँ आपको। सपोज करें कि आपके पास साई जो है वो इक्वल है 2x + 1 के, ठीक है, ये आपके पास हो गया एक वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। या आप ये कह सकते हो आइगन वेक्टर ले लिया या आइगन फंक्शन ले लिया, ये आपके पास साई 1 हो गया। यहाँ मैं लेती हूँ साई 2 और ये साई 2 मैं लेती हूँ किसके इक्वल, 4x + 2 के। ये आपके पास क्या है 2x + 1 है और ये आपके पास क्या है 4x + 2 है। तो बेटा इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बचेगा 2x + 1। तो देखें अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो देखिए ये साई 1 बन जाता है, ठीक है, 2x + 1 मतलब क्या आ जाएगा 2 साई 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि साई 1 जो है वो डिपेंड कर रहा है साई 2 पे, लेकिन अगर इस तरह होता, जो कि बच्चे मैं अभी बताती हूँ आपको, देखें अगर मैं लूँ साई = 4x, ठीक, और साई 2 लूँ मैं, साई 2 मैं लेती हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या साई 1 या साई 2 में से हम कुछ कॉमन लेकर इसको साई 1 या साई 2 के इक्वल कर सकते हैं? नहीं। अब देखिए साई 1 और साई 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसलिए हम कहेंगे कि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये 4x है, ये किसी भी तरह एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ साई 1 जो है वो साई 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा और साई 2 जो है वो साई 1 पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड ना करे तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट, और अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करे तो वो कहलाता है डिपेंडेंट। तो हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट की। तो चलें, अब देखिए आपके पास आ गया द सेट ऑफ आइगन फंक्शन विच एनी फंक्शन ऑफ अ गिवन सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द अदर आइगन फंक्शंस आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस। तो देखिए यहाँ सेट ले लेते हैं साई 1 साई 2 सो ऑन, साई एन हिल्बर्ट स्पेस का ले लिया है, और यहाँ हम इसको क्या से कहते हैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ a1 a2 a3 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा। कब? अगर a1 a2 और a3 सो ऑन an की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये अगर 0 आ जाती है तो आइगन फंक्शन जो है वो क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, और अदरवाइज क्या होंगे? डिपेंडेंट। अब बेटा साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस देख लेते हैं क्या है। द फंक्शन इज कॉल्ड साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस व्हेन इट इज़ आइगन फंक्शन फॉर टू ऑपरेटर एट सेम टाइम। मतलब टू ऑपरेटर्स एक ही वक्त में, टू ऑपरेटर्स का अगर आइगन वेक्टर सेम हो या आइगन फंक्शन सेम हो तो हम उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। मतलब एक ही वक्त में एक फंक्शन जो है वो टू ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो देखिए ए ऑपरेटर के साथ साई है और बी ऑपरेटर के साथ भी साई है। देखिए दोनों का आइगन फंक्शन सेम है लेकिन दोनों की आइगन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन दोनों का आइगन वेक्टर जो है वो सेम है, आइगन फंक्शन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। फिर बेटा उसके बाद इसकी इलस्ट्रेशन चेक कर लेते हैं। देखें हम e2x ले लेते हैं आइगन फंक्शन और दूसरा भी हम ले लेते हैं आइगन फंक्शन ले लेते हैं e2x। तो बल्कि नहीं, अभी सॉरी बेटा एक ही लेंगे। आइगन फंक्शन हमें लिया e2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या आया 2e⁻²2x, और अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगी, इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लूँगी तो वो क्या आ जाएगा 4e⁻²2x। तो यहाँ e2x जो है वो साइमल्टेनियसली ए का भी जो है ऑपरेटर ए का भी आइगन फंक्शन है, ऑपरेटर बी का भी है। मतलब ये आप ये कह सकते हो यहाँ e⁻²2x जो है वो ऑपरेटर d/dx और ऑपरेटर d²dx² का सेम टाइम क्या है? आइगन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ d/dx और d²dx² क्या है आपके पास? जो है ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एक ही जगह ऑपरेटर, एक ही जगह, और ये आपके पास ऑपरेटर ए और ये क्या है? बी है। तो देखिए दोनों का जो है आइगन फंक्शन जो है e⁻²2x दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन दोनों की आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। यहाँ ऑपरेटर्स मोमेंटम ऑपरेटर्स और जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है इनकी भी आइगन वैल्यू सेम होती हैं, और इसी तरह ऑपरेटर LZ मतलब एंगुलर ऑपरेटर का Z कंपोनेंट और एंगुलर ऑपरेटर का जो स्क्वायर है ये भी सेम आइगन फंक्शन जो है वो रखते हैं। ये इंशाल्लाह आगे जाके जब मैं आपको करवाऊँगी तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है बेटा आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है फॉर यूनिटी ऑपरेटर। तो देखते हैं कि ये कैसे लगेगी। कंसीडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर आई है आपके पास। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है? आइगन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के लिए इसको चेक करना है। तो बेटा देखिए अगर हमारे पास कैट ऑफ साई कोई सा भी आइगन वेक्टर है, अगर हम इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? आपके पास एक आइगन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और साथ आपके पास वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ आई आपके पास जो ऑपरेटर है, आइगन ऑपरेटर है, ये आइगन वेक्टर होगा कब? जब इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। दिस मीन्स दैट ऑल वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ आई। मतलब सारे वेक्टर्स जो हैं वो यूनिटी ऑपरेटर के आइगन वेक्टर्स होंगे कब? अगर ए की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। मतलब यहाँ अगर ए की वैल्यू 1 आ जाए तो आई जो है किसी भी वेक्टर का आइगन वेक्टर कहला सकता है।
तो हम यहाँ एक जनरल लेते हैं, जनरलाइजेशन लेते हैं। ऑपरेटर ए को अप्लाई किया वेव फंक्शन पर, तो आपके पास ए आपके पास आ गई आइगन वैल्यू और साथ वेव फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, या आइगन फंक्शन आ गया। अगर हम इसको ए एन के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चे इसको इस तरह लिखेंगे, अगर एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो एफ़ की आइगन वैल्यू आ जाएगी। जाहिर सी बात है, ऑपरेटर जो ऑपरेटर होगा उसकी कॉरस्पॉन्ड जो है उसकी आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो किसी भी लम्हे अगर आप नोट करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर आयोटा ए अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ ऑपरेटर इसकी पावर में है तो आइगन वैल्यू भी पावर में ही आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, शो दैट इफ़ ए इनवर्स मतलब ऑपरेटर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करे, द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स ऑपरेटर आर जस्ट द इनवर्स ऑफ दोज ऑफ ए। तो अब वो यहाँ कह रहा है कि अगर ऑपरेटर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जो इसकी आइगन वैल्यू होगी, इस इनवर्स ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होगी, आर जस्ट द इनवर्स ऑफ दोज ऑफ ऑपरेटर है, बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि ऑपरेटर ए का इनवर्स लिया है। तो बेटा आपने ये रिलेशन याद रखना है। आपके पास कोई सा भी ऑपरेटर, यहाँ लिखा हुआ है ए का इन्वर्स और ऑपरेटर ए इज़ इक्वल टू आई ऑपरेटर, ठीक है। मतलब आपके पास कोई सा भी ऑपरेटर है, उसके इन्वर्स को अगर उसी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा आई के इक्वल आएगा। जैसे ऑपरेटर यू है तो आप यू भी लिख सकते हो, यू का इन्वर्स, ठीक है, और यू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आई ऑपरेटर। मतलब कोई सा भी ऑपरेटर ले लें और उसको उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलें, ये आपके पास एक जनरल रिलेशन आ गया, ए का इन्वर्स ऑपरेटर ए इज़ इक्वल टू आई ऑपरेटर। और अब आपने क्या करना है, ऑपरेटर ये जो आपका यूनिटी ऑपरेटर है वो इस तरह ऑपरेट कर रहा है कि आपने क्या किया, ऑपरेटर को अप्लाई किया है, यही चीज़ मैंने ले ली है, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपके पास ये चीज़ आएगी। और अभी आपने कहा ए किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल, तो इसलिए यहाँ उसने ए नहीं लगाया, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो एक आइगन ऑपरेटर पर ऑपरेटर यूनिटी ऑपरेटर जो है वो एक आइगन वेक्टर पर एक्ट कर रहा है, तो उसको किसके इक्वल आ रहा है, उसी आइगन ऑपरेटर पर या आइगन फंक्शन के इक्वल आ रहा है। यहाँ ए आना था लेकिन इस ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अभी हमने कहा कि ये जो आई है ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू ए के, तो बेटा यहाँ आई की जगह अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू साई कर दिया। अब बेटा आपको पता है कि ये ऑपरेटर ए पहले इस कैट पे एक्ट करेगा, फिर ए ऑपरेटर का इन्वर्स एक्ट करेगा। तो देखिए ए इन्वर्स को साइड पे कर लिया, ये ए ऑपरेटर इस पे एक्ट कर रहा है, तो जैसे ही ये ऑपरेटर इस पे एक्ट करेगा तो ये इसकी क्या देगा, आइगन वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अब आपने क्या करना है, एक आपके पास इक्वेशन 2 है और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली, ठीक है। इस आई की जगह जब आपने ये पुट किया, आप दोनों को कंपेयर करने लगे हैं। दोनों को कंपेयर किया तो बेटा ए की इनवर्स साई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, साई के इक्वल आ गया। यहाँ बेटा ए मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a के। देखिए दोनों का वेव फंक्शन एक है लेकिन ए इनवर्स ऑपरेटर की जो है आइगन वैल्यू क्या आ रही, 1/a। तो इट शोज दैट साई इज आल्सो आइगन वेक्टर ऑफ इनवर्स ए, ठीक है। जिस तरह वो ए का जो है आइगन वेक्टर है, इसी तरह ए इनवर्स का भी आइगन वेक्टर है, लेकिन इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/a, ठीक है। अगर ए ऑपरेटर है तो उसके लिए आइगन वैल्यू सिंपल मतलब ए होगी, और अगर ए का इन्वर्स है ऑपरेटर तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/a, लेकिन दोनों का आइगन वेक्टर जो है वो सेम रहेगा। दस इफ़ ए इन्वर्स एग्जिस्ट देन, अगर ऑपरेटर ए है तो वो इस तरह एक्ट करेगा, अगर उसका इन्वर्स है तो आंसर ये आएगा, ठीक है। ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। अगर ऑपरेटर ए है तो उसकी आइगन वैल्यू ए आएगी, लेकिन अगर ऑपरेटर क्या है, ए इनवर्स है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, 1/a, लेकिन आइगन फंक्शन जो है दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद है बेटा थ्योरम है, ठीक है। टोटल 5 थ्योरम्स हैं अबाउट आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं ये सारे थ्योरम्स आपको करवाऊंगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। फॉर अ हार्मिशन ऑपरेटर, हार्मिशन ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया है कि हार्मिशन ऑपरेटर क्या होता है।
ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू, अगर हम बात करते हैं हर्मिटियन ऑपरेटर की, उसकी जो आइगन वैल्यू होगी आर रियल एंड द आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। उसने बात की है कि अगर हम हर्मिटियन ऑपरेटर लेते हैं तो जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो रियल होगी और उन आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, एम नॉट इज़ इक्वल टू एन। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ये भी लिखा हुआ है ऑपरेटर एक का डैगर जो है वो ए के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, हर्मिटियन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो ए का डैगर ए के इक्वल ही आएगा। तो अगर आइगन इक्वेशन लिखना चाहे तो ऑपरेटर ए की अगर यहाँ बेस एन है तो उसकी जो है आइगन वैल्यू जो है वो भी ए एन होगी। और यहाँ ए एन आपके पास क्या है, रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि ऊपर उसने खुद कह दिया। तो स्टार्ट करते हैं। आपको आइगन फंक्शन इक्वेशन दे दी गई है। ठीक, अब आपने क्या करना है, बोथ साइड साई एम की ब्रा से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया आपने। अब आपके पास अभी आपने पीछे कंडीशन पढ़ी है। अब ये जो साई एम है, ये जो आपने लिया ना साई एम, अब इसको ना ए डैगर के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस पर ए डैगर अप्लाई करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ए डैगर को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्यों अप्लाई किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या आपके पास ब्रा है। तो जब ए डैगर इस पर एक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, ए का कॉन्जुगेट। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ए डैगर किसके इक्वल आता है, ए के कॉन्जुगेट के इक्वल भी। तो बेटा ए डैगर इस पर अप्लाई हुआ, या सिंपल आप ये कह सकते हो ए अप्लाई करते हो तो आपके पास सिंपल ए आता है एज अ आइगन वैल्यू। लेकिन यहाँ ए का डैगर है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का कॉन्जुगेट आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए का कॉन्जुगेट। तो यहाँ बेस एम है तो यहाँ बेस क्या आ जाएगी, एम। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपने बोथ साइड, अब यही चीज़ है, इसके बोथ साइड आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केट ऑफ साई एन। तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे और इधर भी आपने क्या किया, साई एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा देखें, ये आपके पास आ गया साई एम, ए डैगर साई एन, और यहाँ ए एम का कॉन्जुगेट साई एम इंटू साई एन आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 में से 2 को माइनस करना है। तो देखें ए एन साई एन माइनस ए एम का कॉन्जुगेट साई एन इज इक्वल टू साई एम ए साई एन और माइनस साई एम ए डैगर साई एन। ठीक है, और बेटा आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आपके पास ए का डैगर और ए जो है किसी चीज़ का भी डैगर, और वो जिस तरह इन्वर्स का मैंने बताया ना कि ए का इन्वर्स और ए 1 के इक्वल होता है, इसी तरह ए का डैगर और ए जो है ये भी किसके इक्वल आते हैं, यूनिटी ऑपरेटर आई के। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो देखिए अभी क्या होता है, ए ऑपरेटर किसके इक्वल आ गया, ए डैगर के, बल्कि ये ठीक है, ए ऑपरेटर किसके इक्वल आ गया, ए डैगर के फॉर हर्मिटियन ऑपरेटर। बेटा यहाँ ए डैगर की जगह पुट कर दे ए, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में से साई एम और साई एन जो है वो कॉमन ले लें, मतलब क्या पूरा फंक्शन जो है वो कॉमन ले लिया, पीछे ए एन माइनस ए एम का कॉन्जुगेट बच गया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। अब 2 केसेस हैं, अगर m जो है वो n के इक्वल है, मतलब अगर m n के इक्वल है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगी, 0 से ग्रेटर होगी तो हम लिखेंगे, देखिए बेटा m को n के इक्वल कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। तो पीछे ए एन माइनस ए एम का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया, 0 के, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए एम के, कब, अगर m की वैल्यू क्या आई, n के इक्वल। तो इसका मतलब है कि ए एन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब केस 2 में ये है कि m नॉट इक्वल टू n, सिंस इन जनरल अगर m n के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल स्टेट बन गई। ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल है और ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब ये आपके पास पहला थ्योरम था, अब थ्योरम 2 देखते हैं। इफ़ 2 हर्मिटियन ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट, ठीक है, 2 हर्मिटियन ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब ये है कि आप ए और बी का वो लिया आपने, हर्मिटियन लिया, तो ए बी माइनस बी ए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। इफ़ ए हैज़ नो डीजनरेट आइगन वैल्यू, मतलब जो ऑपरेटर ए है इसकी डीजनरेट आइगन वैल्यू नहीं है, मतलब अगर एक आइगन वैल्यू जो है वो एक ही आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड होगी, देन ईच आइगन वेक्टर ऑफ ए इज आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ बी। तब क्या होगा कि आइगन वेक्टर ए जो है वो आइगन वेक्टर किसका होगा, बी का होगा।
इन एडिशन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ कॉमन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हम क्या करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट इज़ मेड ऑफ द जॉइंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी के आइगन वेक्टर्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है, ज्वाइन करेगी। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ऑपरेटर ए इज़ हार्मिशन एंड हैज़ नो डिजनरेट आइगन वैल्यू। उसने खुद कह दिया कि ए जो है आपके पास हार्मिशन ऑपरेटर है और ये डिजनरेट आइगन वैल्यू नहीं रखता। ईच आइगन वैल्यू ऑफ ए कॉरस्पॉन्ड ओनली वन आइगन वेक्टर्स। तो आइगन अभी हमने कहा कि नो डिजनरेट है, तो इसका मतलब है कि एक आइगन वैल्यू का एक ही आइगन फंक्शन होगा। द आइगन वैल्यू इक्वेशन इज ए साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन आ गया, ठीक है। तो ये आपने जनरल इक्वेशन लिख ली। अब ए और बी जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए और बी का जो कम्यूटेटर होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए बी माइनस बी है, कि ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ए बी ये माइनस बी है, उधर जाके आ जाएगा प्लस। तो देखिए बी इज़ इक्वल टू ए बी। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर, मतलब बोथ साइड कैट ऑफ साई एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों तरफ आपने लिया। देखिए ए बी है ना, इनके साथ क्या होगा, वन वन होगा, ठीक है, वन है, तो मैं क्या बोथ साइड साई एन के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों को करूँगी तो कट जाएंगे, तो अगेन यही चीज़ बचेगी। तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया स्केट ऑफ साई एन के साथ। अब ऑपरेटर ए पहले स्केट पे एक्ट करेगा, फिर ऑपरेटर बी करेगा, ऐसे ही पहले ऑपरेटर बी एक्ट करेगा इस वेव फंक्शन पर, फिर ए करेगा। तो बेटा जब ऑपरेटर ए ने इस पर एक्ट किया तो वो आइगन वैल्यू मिली ए एन, क्योंकि इसकी बेस क्या है एन। और इसी तरह बी ने, अभी बी यहाँ हमने छोड़ दिया है, बी हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, तो बेटा बी अब ए एन को बाहर निकाल लिया। अब ऑपरेटर बी इस पर एक्ट करेगा, तो देखिए दोनों सेम हो गया, ए एन, यहाँ ऑपरेटर ए की आइगन वैल्यू क्या आ रही है, ए एन, तो इसका मतलब बी साई एन, और बी साई एन आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑपरेटर ए एंड हैविंग आइगन वैल्यू ए एन। तो देखें वेयर बी साई एन इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ऑपरेटर ए, ठीक है, ऑपरेटर ए इस पे लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपके पास है आइगन वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास क्या आइगन वेक्टर है, और जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ऑपरेटर ए, और ए एन क्या है, उसकी आइगन वैल्यू with eigenvalue an, but since this eigenvector is unique the cat must also be an eigenvector of b। तो ये cat जो है वो इसका भी आइगन वेक्टर हो सकती है, ठीक है। अगर ऑपरेटर बी के रिस्पेक्ट से देखें तो बी आपके पास क्या एक ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि साई एन जो है वो आइगन वेक्टर है किसका, ऑपरेटर बी का। लेकिन अगर दोनों की इस तरह देखते हैं तो यहाँ ए ऑपरेटर है किसका, इस आइगन वेक्टर का। ए के लिए ये पूरा आइगन वेक्टर है, बी के लिए, सिंपल बी के लिए ये कैट ऑफ साई एन जो है ये आइगन वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अगर बी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बी की ये आ जाएगी, बी एन आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी ऑपरेटर बी की, और साई एन आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर है किसका, ऑपरेटर बी का। इफ़ ए एन इज़ डी जनरेट आइगन वैल्यू, अगर कहता है कि ए एन डी जनरेट हो तो बी साई एन इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए विद आइगन वैल्यू ए एन, तो उस वक्त बी साई एन जो है वो आइगन वेक्टर होगा किसका, ऑपरेटर ए का, विद आइगन वैल्यू दिस इज नॉट नेसेसरली एन आइगन वेक्टर ऑफ बी। थ्योरम 3 क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर आर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉड्यूलस इक्वल टू 1। अगर हम यूनिटरी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वो क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और जिसका मॉड्यूलस क्या होगा, 1। द आइगन वेक्टर्स ऑफ द यूनिटरी ऑपरेटर दैट हैज़ नो डीजनरेट आइगन वैल्यूज, आपने याद रखना है यूनिटरी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज जो है वो डीजनरेट नहीं होती, आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है, डीजनरेट नहीं है तो वो क्या होगी, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होगी, मतलब उनकी बेसिस सेम नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट साई एन इज़ द आइगन वेक्टर टू अ यूनिटरी ऑपरेटर यू, ठीक है, हमने यूनिटरी ऑपरेटर यू लिया है जिसका आइगन वेक्टर क्या है, साई एन, और इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ए एन। तो हमने लिखा यू ऑपरेटर साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन आ गया, ठीक है। अब साई एम जो है आपके पास आइगन, अभी पहले हमने आइगन वेक्टर लिया है साई एन, अब हम आइगन वेक्टर ले रहे हैं साई एम, तो साई एम के साथ भी हमने लिख लिया, ठीक है, एक दफ़ा साई एन ले लिया और एक दफ़ा साई एम ले लिया यूनिटरी ऑपरेटर के लिए। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास साई एम है इसको मल्टीप्लाई करना है यू डैगर के साथ, ठीक है, यू डैगर लिया, ब्रा है तो यू डैगर इस साइड पे लिया, तो बच्चे क्या होगा, यू डैगर जब इस पर अप्लाई होगा तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, ए एम का कॉन्जुगेट। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये आपके पास है 1, ये आपके पास क्या है 2 है, ये 1 है और ये आपके पास आई 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए इस तरह मल्टीप्लाई किया, तो बेटा यू डैगर और यू हमने इसको इकट्ठा कर लिया, पीछे ब्रा ऑफ साई एम और कैट ऑफ साई एन बची, इसी तरह ए एम और ए एन को एज इट इज़ और ये चीज़ ऐसे रख दी।
अभी मैंने आपको बताया यू डैगर और यू किसके इक्वल आता है, आई के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई। ये चीज़ ऐसे ही। अब आई जो है आपके पास 1 के इक्वल आता है, मतलब आई अगर हम अप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, अभी आपने पढ़ा कि जब आई किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करता है तो वो आपको क्या देता है, ए, और एज इट इज़ वो वेव फंक्शन देता है। लेकिन कब, जब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 हो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो, 1 हो। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बच्चे आई इंटू साई किसके इक्वल आ जाएगा, साई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, साई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ देखें आई की जगह उसने क्या पुट कर दिया है, सिंपल यही चीज़ रहने दी। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आ रहा है, साई एन, कैट ऑफ साई एन के। तो देखिए कैट ऑफ साई एन एज इट इज़ आ गई। ठीक, और ये चीज़ उसने ऐसे ही लिख दी। अब यहाँ देखिए अभी उसने कहा कि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। या नहीं, बल्कि ज़ीरो क्यों करनी है बच्चे, आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आए। ठीक है, ये प्लस अब जाके आ जाएगी माइनस, आपके पास आ जाएगा ए कॉन्जुगेट एम ए एन कैट ब्रा ऑफ साई एम कैट ऑफ साई एन माइनस ब्रा ऑफ साई एम कैट ऑफ साई एन। ठीक है, फिर उसमें से आप ये चीज़ कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा, ए कॉन्जुगेट एम ए एन माइनस, और इसी जगह क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। इसके भी 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट में m जो है वो n के इक्वल आएगा, सेकंड में m जो है वो n के इक्वल नहीं आएगा। अगर m n के इक्वल है तो बच्चे ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, क्या चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0, ये 1 होगी और ये चीज़ 0। देखिए इसका कॉन्जुगेट और इसका लिया तो ये भी 1 बन गई। ठीक है, 1 1 माइनस 1 0, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई 0। तो ए एन बल्कि यूँ देखें 1 हो गई। उसने फिर क्या किया, इसका कॉन्जुगेट और मोड लिया, तो ये इसके मोड का स्क्वायर बन गया। ये -1 था, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ए एन के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अगर एम एन के इक्वल है तो ऑर्थोनॉर्मल है, और अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। द फोर्थ थ्योरम क्या है, द आइगन वैल्यू ऑफ एन एंटी हार्मिशन ऑपरेटर आर इधर प्योरली इमेजिनरी और इक्वल टू 0। थ्योरम 4 में क्या होता है कि एंटी हार्मिशन ऑपरेटर है तो उसकी वैल्यू या तो इमेजिनरी होगी या इक्वल टू 0 होगी। लेकिन थ्योरम 5 में क्या है, द आइगन स्टेट ऑफ द हार्मिशन ऑपरेटर डिफाइन अ कंप्लीट सेट ऑफ द म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट। द ऑपरेटर इज डायगोनल इन दिस आइगन बेसिस विद इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू द आइगन वैल्यूज। अब वो कह रहे हैं कि हार्मिशन ऑपरेटर की जो आइगन स्टेट्स होंगी, अगर हम उसके सेट को डिफाइन करें तो वो म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट्स होंगी, और जो ऑपरेटर होगा वो डायगोनल, द ऑपरेटर इज डायगोनल इन दिस आइगन बेसिस। उस आइगन बेसिस में क्या होगा, वो डायगोनल होगा विद इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू द आइगन वैल्यूज। मतलब जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल आएंगे, उसकी आइगन वैल्यूज के इक्वल आएंगे। दिस बेसिस सेट इज यूनिक इफ द ऑपरेटर हैज़ नो डिजेनरेट आइगन वैल्यूज। अगर ऑपरेटर्स आइगन वैल्यूज नो डिजेनरेट आइगन वैल्यूज रख रहा है तो बेसिस का सेट जो है वो यूनिक होगा, एंड नॉट यूनिक इफ देयर इज एनी डीजेनरेसी। ठीक है, अगर डीजेनरेट हो रहा है तो तब जो है वो यूनिक नहीं रहेगा सेट, और अगर नॉन डीजेनरेट है तो सेट जो है वो यूनिक होगा। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप देखिएगा समझ आ जाए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।